हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग फ्रेंड्स 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ज्योग्राफी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 8 की NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, कृषि। ठीक है, तो देखिए डेली की तरह हम लोग जिस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देखिए MCQ हम लोग कैसे करते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स प्रश्न है, और ये प्रश्न जहाँ से बनाया गया होता है उस चीज़ को हम लोग जो है कि हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, TRE 1 में, TRE 2 में या TRE 3 में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका 56 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 1 में पूछा गया है, PRT में 1 to 5 में। ठीक है, देखिए स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है, ये जो है कि हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि स्थानांतरणशील कृषि में जो है कि आपका यहाँ पर देखिए चेना कहाँ का है, तो चेना फ्रेंड्स ये जो है कि आपका बांग्लादेश में नहीं है। ये चेना जो है कि स्थानांतरणशील कृषि ये किस देश की है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी श्रीलंका की। ठीक है, ये है आपकी कहाँ की, तो श्रीलंका की है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा मिल्पा कहाँ की है, तो मिल्पा, और ये देखिए इसमें सही युग्म पूछा गया है, तो लद्दाख जो है कि ये मलेशिया की है। ये इसमें फाइनल आंसर की में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए चेना श्रीलंका की है, और मिल्पा कहाँ की है, तो मिल्पा फ्रेंड्स देखिएगा ये मेक्सिको की है। ये आपके क्लास 8th की जियोग्राफी में ये जो है कि आपका दिया गया है चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है कृषि, और उसी चैप्टर के सभी MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो उड़ीसा की जो है कि स्थानांतरणशील जो है कि कृषि फ्रेंड्स पोंडू है। यहाँ पर पोंडू है और यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न आपके जो है कि पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर प्रश्न बनता है। ठीक है, और ये व्यवहार ये कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश की स्थानांतरणशील कृषि है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये जो है कि आपकी स्थानांतरणशील कृषि है। अब आइए फ्रेंड्स, एक तरफ से हम लोग जो है कि इस चैप्टर में जितने प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? क्या रेशम उत्पादन से पीसी कल्चर संबंधित है, या मत्स्य पालन से, या अंगूर की खेती से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी पीसी कल्चर है ये आपके जो है कि मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है कि मत्स्य पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके इस चैप्टर में दी गई हैं NCERT बुक्स में। देखिए यहाँ से आपके देखिए एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, वीटी कल्चर और हार्टिकल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, पीसी कल्चर के अंतर्गत देखिए मत्स्य पालन किया जाता है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। बात करेंगे विटीकल्चर की, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है। और हार्टिकल्चर ये उद्यान संबंधित, जैसे फ्रेंड्स आपका सब्जियां उत्पादन, फूल फल उगाना, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, तो कृषि हो गया, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। देखिए श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? तो देखिए श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर जो है कि कृषि आपकी जो है कि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है,
तो ये दोनों राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सभी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। पिछले 2 चैप्टर को आप नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, तो प्लेलिस्ट बनाई गई है फ्रेंड्स, उसमें से जाके उन सभी चैप्टर 1 के प्रश्नों को, चैप्टर 2 के प्रश्नों को आप जो है कि देख लीजिए। और यहाँ से देखिएगा श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। एक हो गया निर्वाह कृषि और एक हो गया वाणिज्य कृषि। और इन्हीं कृषि के बारे में फ्रेंड्स हमें जो है कि इसमें पढ़ना है। देखिए निम्नलिखित में से किस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो स्थानांतरी कृषि है, इसको हम लोग कर्तन एवं दहन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको जब हम लोग देखेंगे तो देखिए रोका कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से बन रहा है, अभी आपने जो है कि ऊपर देखा था। तो रोका कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, तो रोका फ्रेंड्स ये जो है कि ब्राज़ील की स्थानांतरित कृषि है रोका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखिएगा तो देखिए स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में फ्रेंड्स होता क्या है, तो देखिए वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। और महत्वपूर्ण क्या है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ठीक है, तो अभी आपने जो है कि देखा था। और देखिए यहाँ से स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए रोका कहाँ की प्रसिद्ध जो है कि स्थानांतरित कृषि है, तो ब्राज़ील की है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की मुख्य खाद्य फसल है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए वैसे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम लोग सभी को कर रहे हैं, और इसमें हार्ड भी प्रश्न हमने रखे हैं और आसान भी प्रश्नों को हमने छोड़ा नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की मुख्य खाद्य फसल है, तो ये फ्रेंड्स देखिए चावल भी आपकी भारत की मुख्य खाद्य फसल है, गेहूँ भी है और मक्का भी है। इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि कहवा किस प्रकार की फसल है, तो कहवा देखिए क्या एक रेशेदार फसल है, या कहवा खाद्य फसल है, या कहवा एक पेय फसल है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स चाय और कहवा एक प्रकार की पेय फसल है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मुख्य फसलें देखिए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया और बाजरा हो गया, ये क्या है मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास ये क्या है रेशेदार फसल है। चाय और कहवा क्या है मुख्य पेय फसल है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप जो है कि रिवाइज इसको बाद में कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से पटसन के उत्पादन में अग्रणी देश नहीं है, यानी कि पटसन के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा इसमें से नहीं है, ये जो है कि हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश ये क्या है पटसन के जो है कि अग्रणी उत्पादक देश हैं। ठीक है, ये अग्रणी उत्पादक देश हैं, अग्रणी उत्पादक देश हैं। और ये जो है कि आपका नहीं है और नहीं ही पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा पटसन, तो इसको पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित किया जाता है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है।
भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से रेशेदार फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें से रेशेदार फसल कौन सी जो है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो है कि देखिए कहवा क्या है, ये रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये रेशेदार फसल है, और ये क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहवा रेशेदार फसल नहीं है। कहवा क्या है, तो कहवा आपके एक पेय फसल है, और इसी में जो है कि आपका चाय भी आता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा मुख्य फसलें, तो देखिए जूट एवं कपास ये क्या है, रेशेदार फसल हैं। चाय एवं कहवा क्या है, पेय फसल हैं। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल के उत्पादन में अग्रणी है? यहाँ से कौन सा देश चावल के उत्पादन में जो है कि अग्रणी है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो चावल के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? तो यहाँ पर चीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अग्रणी की बात हो रही थी, तो चीन है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा चावल। चावल क्या है, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए देखिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल देखिए जलोढ़ मृदा एवं जल रोकने की क्षमता वाली सर्वोत्तम मिट्टी में होती है। और देखिए चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत का नंबर है, जापान का, श्रीलंका का और मिस्र का। ठीक है, और देखिए भारत में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है कि सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य हमारे, कौन, भारत में पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कपास को उगाने के लिए किस प्रकार के मृदा की ज़रूरत पड़ती है? तो हमने जो है कि बताया था फ्रेंड्स, पिछले जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे कि कपास को उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा की ज़रूरत होती है, तो क से कपास और क से काली मिट्टी। तो कपास का जो है कि उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी आपकी काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 दिन की ज़रूरत पड़ती है। चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम प्रकार से उगती है। देखिए चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। और देखिए कपास का जो है कि जो है कि प्रयोग कहाँ पर होता है, तो ये सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए जो है कि यह एक कच्चा माल है। कौन, तो कपास। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स कपास का जो होता है, तो कपास किन क्षेत्रों में ज़्यादा बोया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में, इसलिए वहाँ की जो है कि कंपनियाँ बहुत हैं। ठीक है, जैसे सूरत में आपने देखा होगा। और यहाँ से कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का जो है कि प्रमुख उत्पादक देश फ्रेंड्स आपका ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए काफ़ी है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील काफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी अग्रणी है। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है कि काफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अब हम लोग फ्रेंड्स मतलब राज्य नहीं, देश है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्राज़ील देश है, निकल जाता है मुंह से। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, रोपड़ कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? तो रोपड़ कृषि के अंतर्गत फ्रेंड्स चाय भी आती है, आपकी कपास भी आती है और केला भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है कि आपके रोपड़ फसलें हैं, रोपड़ फसलें हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा रोपड़ कृषि, देखिए वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, ये जो है कि वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है रोपड़ कृषि। ठीक है,
चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। देखिए केले की रोपड़ कृषि, तो केला भी आपका एक रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है। और रोपड़ कृषि में फ्रेंड्स श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और देखिए रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़ हो गया, ब्राज़ील में कहवा हो गया, और भारत में जो है, भारत और श्रीलंका में कौन हो गया, चाय हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए चाय भी एक आपकी रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती है। और चाय के बागान किस राज्य में पाए जाते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए उद्यान कृषि का जो है कि अर्थ है फल फूल सब्जी को उगाना, ठीक है। तो आदिम कृषि नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा, कपास भी नहीं होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, फल हो गया, सब्जी हो गया, और फल सब्जी और फूलों की खेती करना, ये उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। यही जो है कि उद्यान कृषि का अर्थ है। और देखिए यहाँ पर जो है कि दिया गया है, देखिए हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि आता है। और उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये उद्यान कृषि का अर्थ है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का आकार कितना होता है। देखिए भारत के फॉर्म का आकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्म का आकार के बारे में थोड़ा बहुत आपके इस चैप्टर में जो है कि किया गया है वर्णन। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म है, उसका आकार कितना होता है, लगभग तो 250 हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके इस चैप्टर में दिया गया है। देखिए ये चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है कृषि। और इस चैप्टर में ही जो है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रतिरूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भारत की अपेक्षा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फॉर्म होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा भारत का भी फॉर्म का दिया गया है, यहाँ पे भारत का एक फॉर्म देखिए इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। तो देखिए वहाँ पे 250 हेक्टेयर और 1.5 हेक्टेयर में काफ़ी का अंतर है। तो दोनों के बारे में आपने जो है कि जान लिया। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में बन सकता है कि स्थानांतरित कृषि और चालवासी और पशुचारण किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं, मिश्र कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपके आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको देखने का प्रयास करिएगा, देखिए आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण शामिल हैं। और इन दोनों के बारे में भी अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में आपको जो है कि अभी आपने ऊपर जो है कि पढ़ चुके हैं। और देखिए स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। और ये देखिए चालवासी पशु चारण, तो देखिए सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है कौन, चलवासी पशु चारण। देखिए चलवासी पशु चारण नाम ही है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये अपने पशुओं को लेके चलते रहते हैं और पशुओं को चराते हैं और खुद जो है कि अपने वहाँ पे तंबू जो है कि बनाकर रहते खाते, मतलब ये चलते रहते हैं, ठीक है। और देखिए ये देखिए पशु चारक मुख्यतः भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, मवेशी हो गया, याक हो गया, बकरियाँ पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादक जो है कि उपलब्ध कराते हैं कौन, तो ये जानवर। तो फ्रेंड्स ये जो है कि क्लास आपकी कंप्लीट होती है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में आपके टोटल 16 प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते थे। 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है
तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें से जाकर आप जो है कि देख लीजिएगा। और अभी आपने क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी का जो है कि क्लास नहीं देखा है तो वो उसका भी प्लेलिस्ट जो है कि बनाया गया है। और प्रत्येक चैप्टर में फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को करवाया जाता है, बिल्कुल बुक से जो है कि हाईलाइट करके। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।